जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 51। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 में हमारे 3 लेक्चर्स होंगे। एक आज का लेक्चर हाफ कह लें इसको, ये इंट्रोडक्टरी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 2 थेरीज़ हैं, एक लेक्चर में एक थेरी कंप्लीट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो हमारा एक 2 लेक्चर्स 2 थेरीज के बाद लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर में, उसमें हम इनके क्वेश्चंस के स्टडीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले होम असाइनमेंट बताइए कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? शाबाश, हाथ उठाइए। 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 13। शाबाश, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की। क्यों नहीं की भाई? असाइनमेंट क्यों नहीं की? क्यों नहीं की असाइनमेंट? क्यों नहीं की असाइनमेंट? आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की? दोनों की स्टडीज की है? टेस्ट था क्या? टेस्ट क्या कहता है? तो टेस्ट के साथ ही ये होम असाइनमेंट करें तो टेस्ट की भी तैयारी नहीं हो जाती? टेस्ट की चैप्टर का था, होम असाइनमेंट की चैप्टर की थी, तो साथ ही उसकी तैयारी नहीं होती कंसेप्ट्स की। चलिए क्वेश्चन 5 डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन की जरूरत है कि नहीं है? कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इसलिए भाई करवाएगा। अब ये जिसने कहा है बेटा करवाएगा तो। सबसे पहले कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस फॉर एफए। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मुझे स्वॉट एनालिसिस में सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की हेडिंग लिख देनी है, आइडेंटिफाई कर देना है, कि एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है? हाँ जी, ये मार्क्स देख लें, पहले मार्क्स देख लें। अब मार्क्स का 8-10 नंबर हो ना, तो मैं एक्सप्लेनेशन भी करूं हर फैक्टर की। 4 नंबर के साथ मैं क्या एक्सप्लेनेशन करूं? हाँ जी, करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा कर ले, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि आपने इसको 7 मिनट के अंदर निपटाना है। स्वॉट एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन वेदर द स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ पोर्टर 5 फोर्सेस हैज राइजन और डिक्लाइंड फॉर द एविएशन इंडस्ट्री ड्यू टू ऑनगोइंग पैंडेमिक, प्रोवाइड रीजन फॉर योर आंसर। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? एक ही क्वेश्चन 2 डिफरेंट थ्योरी से कैसे पूछ सकता है? पूछ सकता है। अच्छा, अगर पूछ सकता है, जैसे उसने रिसेंट टाइम में भी पूछा है, स्वॉट और पेस्टल को पूछ लिया इस दफा उसने, दोनों को पूछ सकता है, तो मुझे बताइए, हमने दोनों पार्ट्स को इकट्ठे करना है ना। एक सफे के ऊपर पार्ट ए, दूसरे पे पार्ट बी, साथ साथ पढ़ते जाए। पार्ट ए वाला पार्ट ए पे लिखे, दूसरा ऐसे नहीं करना। क्या करना है? इस क्वेश्चन को समझना है कि हमने 2 दफा करना है। पहले एक दफा पार्ट ए के साथ, फिर पार्ट बी के साथ। स्वॉट एनालिसिस करें। इसमें देखें, एक या 2 अगर इसमें 8 फैक्टर हुए ना, 1 या 2 पे हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर डिसएग्रीमेंट आ सकता है, उसके ऊपर फिर हम ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन कौन सी होगी? कुछ होगी जो स्ट्रेंथ होगी, आप हो सकता है अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मिसक्लासिफाई करें, या वीकनेस और थ्रेट को। इसमें मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन कितनी होगी? सिर्फ 1 या 2 पूरे क्वेश्चन में, बाकियों की नहीं होगी। ये पहले से बताया हुआ ना, जहां कहीं क्लासिफिकेशन होती है वहां पे जजमेंट की बेस पे इश्यूज आते हैं। स्टार्ट करते हैं। फाल्कन एयर एफ इज एन एयरलाइन दैट ऑपरेट्स शेड्यूल सर्विसेज टू ऑल द मेजर सिटीज विद इन द कंट्री एंड 16 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। बताइए स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है? ऑल मेजर सिटीज में ऑपरेशंस है और 16 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है इनके पास, ये इनकी स्ट्रेंथ है जी। ग्लोबल कवरेज, शाबाश। फिर एक स्ट्रेंथ भाई गिनते जाना, लिखते जा। स्ट्रेंथ एक, स्ट्रेंथ, वीकनेस, SWOT लिखो और उसके आगे आगे 1 2 3 लिखते जाना कि कितनी स्ट्रेंथ होगी। टिक लगाते जाना जो जो ढूंढते गए, जिसके आगे स्ट्रेंथ के आगे टिक लगा दो एक। FA takes pride in its excellent customer service and is known for spacious passenger seats. Excellent services, spacious passenger seats, ये क्या है? ये 2 अलग अलग करूं कि इकट्ठा एक ही कर दूं? एक ही कर दे, चले भाई एक ही टिक कर दे। 2 स्ट्रेंथ हो गए हमारे। एग्रीड। It has a fleet of 12 new aircrafts and 4 aging aircrafts that it plans to replace with new monsoon. 12 न्यू एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है, 4 पुराने ओल्ड, एजिंग मींस ओल्ड, ये क्या है? वीकनेस है। शाबाश। थ्रेट नहीं है, कभी भी उड़ते उड़ते थक गए तो बैठ गए, थ्रेट भी हो सकता है, वीकनेस है ये। हाँ जी, पहले वीकनेस आएगी, बाद में हो सकता है थ्रेट आए ना आए।
तो हम एक फैक्टर को दो जगह पे क्लासीफाई करें कि एक जगह पे जो बेहतर वाली है, जो ज्यादा रेलिवेंट लग रही है, क्या करें, एक फैक्टर को दो जगह पे क्लासीफाई कर दें कि जो ज्यादा एक ही जगह पे जो ज्यादा बेहतर लग रही है। आगे चलते हैं। The ongoing COVID-19 pandemic has had grave impact on the global aviation industry. Threat है COVID-19 impact, करें जी threat COVID-19 pandemic, coronavirus, and FA operations have also taken a bad hit, और इसके ऑपरेशन भी इफेक्ट हुए हैं। तो ये इसके नहीं, ये थ्रेट ही है, थ्रेट ही, ये इसके साथ ही कवर हो जाएगा, ये की थ्रेट है। It has increased heavy losses due to international travel restriction and there is uncertainty in the local air travel business due to the strict travel SOPs to be followed. International travel restrictions भी लग गई और लोकली भी अनसर्टेनिटी है, हाई SOPs की वजह से लोगों ने ट्रैवलिंग करनी छोड़ दी है। ट्रैवलिंग क्या, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, लेकिन ये शायद उसके कुछ अरसे 2-4 महीने बाद किया जब किसी हद तक SOPs नरम हुए थे, याद है ना? हाँ, थोड़ी देर के। तो ये हमारे क्या होंगे, हैवी लॉसेस है, ये वीकनेस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थ्रेट्स है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है, और स्ट्रिक्ट ट्रैवल एसओपीज ये भी थ्रेट्स है, गवर्नमेंट की तरफ से है। इन ये इकट्ठे कर दें इसको, लेकिन चाहे एक सेंटेंस में लिखे चाहे अलग अलग पॉइंट में लिखने सारे हैं। यानी आपने इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लिखना है, अनसर्टेनिटी इन ट्रैवल बिजनेस भी लिखना है, स्ट्रिक्ट एसओपीज भी लिखना है। सारे अहम रेलिवेंट फैक्टर्स आपके सॉल्यूशन में आने चाहिए। In an effort to support the local aviation industry, the government has waived airport tax for local air travel for time being. एयरपोर्ट टैक्सेस वेव कर दिए हैं। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ने ऑफर किया है। नहीं, स्ट्रेंथ में आएगी। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है स्ट्रेंथ में आएगी? कितनों का ख्याल है अपॉर्चुनिटी में आएगी? मेरा भी ख्याल है अपॉर्चुनिटी में आएगी। स्ट्रेंथ सिर्फ 10% स्टूडेंट का ख्याल है स्ट्रेंथ, 90% का ख्याल है अपॉर्चुनिटी। दोनों में अगर आ रहा हो तो किस में इंक्लूड करेंगे? एक में जो ज्यादा रेलिवेंट आपको लगेगा। फिर इस तरह की जो जजमेंटल डिफरेंसेस होते हैं ना, इस तरह में आई कैप उम्मीद है मार्जिन दे देगा। अगर आप इसको स्ट्रेंथ में भी लिख देते हैं, उम्मीद है मार्जिन दे देगा। लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ज्यादा इसका जो रेलिवेंट क्लासिफिकेशन बनती है वो अपॉर्चुनिटी ही बनती है। एफए मैनेजमेंट वेलकम्स द गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इज डिटरमिन्ड टू वेदर द स्टॉर्म कॉज्ड बाय द पैंडेमिक। अच्छा, ये मुहावरा होगा कोई ना कोई, इम्पैक्ट को खत्म करना, ठीक है। वेदर टू स्टॉर्म कॉज्ड बाय पैंडेमिक, ये कौन सा रेलिवेंट फैक्टर है? ये इसने वैसे इंफॉर्मेशन दी। चलिए ठीक है, कितने फैक्टर्स आ गए हमारे पास? 8 आ गए, बट ठीक है, बहुत है, बहुत है। नेक्स्ट बी, it plans to replace with new ones soon। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, ये तो उसका प्लान है। इसका इस थ्योरी से मेरा नहीं ख्याल कोई ताल्लुक है। स्ट्रेंथ वीकनेस पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, ये वीकनेस है। आप इसी को स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाह रही है, ये डिस्कस करके कि कंपनी प्लान कर रही है फ्यूचर में करेगी, प्लान कर रही है स्ट्रेंथ मतलब अपॉर्चुनिटी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका स्टूडेंट का आर्गुमेंट ये है कि जो प्लान कर रहा है टू रिप्लेस ओल्ड प्लेन, ओल्ड एयरक्राफ्ट, ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्रिएट करते हैं
नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। ये सिर्फ इतना ओल्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, ये हमारे लिए वीकनेस है। देखिए सोल्यूशन के साथ बाजू का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जजमेंट की बेस पे होते हैं ना। आप एक ही केस स्टडी मॉर्निंग में करें और वही केस स्टडी इवनिंग में करें, दो कम से कम 20% का डिफरेंस जरूर आएगा। तो ऐसे होता है बाजू का, जैसे मैंने पहले जब वो केस स्टडी कर रहा हूँ उस वक्त मेरे ज़हन में जो पॉइंट आए उसके मुताबिक मैंने सॉल्व कर ली। मे भी इस वक्त मेरे पॉइंट्स में अगर मेरे ज़हन में डिफरेंट पॉइंट आया मैं उसके मुताबिक सॉल्व करूंगा। ठीक है, कंपनी ने अपने लिए देखिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्लान किया, अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन ये मेरा मुझे अपील नहीं कर रही। हो सकता है, देखिए अगर फर्ज कीजिए कंपनी ये प्लान कर रही हो कि उसने एक्सपोर्ट करनी है किसी दूसरी कंट्री में फॉर एग्जांपल, तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको ना नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी जजमेंट मतलब ये इस केस में ये अगर रिप्लेस कर भी देता है ना तो मुझे ये लग रहा है ये इसके लिए कोई नई चीज नहीं आएगी, एग्जिस्टिंग लेवल ही जैसे मेंटेन होगा। अपॉर्चुनिटी में तो ये होता है ना कि हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप में कोई प्लस पॉइंट ऐड हो, उससे हम अपॉर्चुनिटी गए। ठीक है, ये वही आर्गुमेंट होगा जैसे काउंटिंग में आप करते हैं कि एक्सपेंस ओवरऑलिंग एक्सपेंस कैपिटलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो अगर सेम लेवल को मेंटेन करेगा तो नहीं होना चाहिए, और अगर इंक्रीज करे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को होना चाहिए। इस तरह की डिस्कशन वो यहीं पे होगी। ये छोटा फैक्टर मैं इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं करना चाहता। ये अगर आपको लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये फील नहीं करा, क्योंकि मुझे ये 4 एजिंग एयरक्राफ्ट जो है ना, जब मैंने इसको वीकनेस में इंक्लूड कर दिया तो इसी को थोड़ा सा चेंज करके अपॉर्चुनिटी में क्लासीफाई करना, ये मैं इसके ऊपर इस अप्रोच पे कन्विंस नहीं हूँ। वरना तो हर वीकनेस, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, हर वीकनेस को आप निगेट करके अपॉर्चुनिटी में शो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अपॉर्चुनिटी अमूमी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आती है, इसीलिए बहरहाल मेरी जजमेंट यह है कि मैं इसको रिप्लेसमेंट के डिसीजन को अपॉर्चुनिटी में क्लासीफाई नहीं कर रहा। आप करना चाहे, अगर आप कन्विंस्ड है तो कर सकते हैं जी। नहीं, गवर्नमेंट वेव कर दिए है गवर्नमेंट ने, हमने इससे अभी फायदा फ्यूचर में उठाना है, अभी उठा लिया नहीं है, हमने फ्यूचर में इससे फायदा उठाना है। फर्ज कीजिए वो कहता है गवर्नमेंट ने एक नया एयरपोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया है एक बड़े शहर में, ठीक है, तो वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी हमने वहां पे उसको अपने जो डेस्टिन जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें इंक्लूड करना है। अब आते हैं हम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की तरफ। कह रहा है एक्सप्लेन वेदर द, पहले क्वेश्चन को समझे वो पूछ क्या रहा है। Explain whether the strength of each of Porter's 5 forces has risen or declined for the aviation industry due to ongoing pandemic. Provide reason for your answer. कह रहा है बताना है कि जो पोर्टर 5 फोर्सेस है इनमें से हर फोर्स के बारे में बताइए कि एविएशन इंडस्ट्री में इस कोविड-19 की वजह से वो स्ट्रेंथ बढ़ी है कि कम हुई है। देखिए ये सही समझ आई है मुझे। तो इसमें हम प्लान क्या करना होगा, इसको अटेम्प्ट कैसे करना होगा, प्लान करें, हमें हर फोर्स को लिखना होगा और इस इंफॉर्मेशन जो कोविड-19 के कंटेक्स्ट में उसने दी है देखना होगा कि हर फोर्स का के ऊपर इस इंफॉर्मेशन का क्या इंपैक्ट है और वो लिखना होगा। एग्रीड? इसी तरह करना है, हर फोर्स की हेडिंग देनी है, फिर बताना है इस गिवन इंफॉर्मेशन से कौन सा फैक्टर उस फोर्स से रेलिवेंट है और वो उसको इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। भैया अप्रोच से एग्री करते हैं? चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें अगेन मे भी जो मेरा क्लास में आर्गुमेंट या डिस्कशन हो वो जो किताब में सॉल्यूशन लिखा उससे किसी पॉइंट में डिफरेंट हो, मे भी 4 सेम हो और 1 डिफरेंट हो, ठीक है। तो आपने आर्गुमेंट को पिक करना है कि क्या आर्गुमेंट से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए पोर्टर 5 फोर्सेस में 5 फोर्सेस क्या क्या थी? मुझे तो 2 ही याद है, एक है थ्रेट बारोइंग, ये बाइंग पावर ऑफ कस्टमर, बाइंग पावर ऑफ सप्लायर, एक था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। शाबाश, ये 5। स्टार्ट करें। बाइंग पावर ऑफ
buyer, customer, buying power of supplier, new entrants, existing rivalry, or threat of substitute. Falcon Airline is an airline that operates scheduled services to all the major cities within the country and 16 international destinations. ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है, इंडस्ट्री की नहीं है. पोर्टर स्वॉट एनालिसिस कंपनी का होता है और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इंडस्ट्री का होता है. इंडस्ट्री एनालिसिस में कंपनी स्पेसिफिक इस इंफॉर्मेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है. एग्री करते हैं? आगे चलते हैं. नेक्स्ट कह रहा है FA takes pride in its excellent customer services and is known for spacious passenger seats. ये भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन. It has a fleet of 12 new aircrafts and 4 aging aircrafts that it plans to replace with new ones soon. Threat of new entrants. अच्छा, अमूमी तौर पे एयरलाइन इंडस्ट्री में चूंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस भी होती हैं, उसने आगे चल के मुझे याद है बताया भी हुआ है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी होती है, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस भी हैं, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कम हो गए, खास तौर पे रिस्ट्रिक्शन की वजह से. और एग्जिस्टिंग कंपनी भूखा मर रही हैं, वो छोड़ के जा रही हैं, तो न्यू कंपनी ने क्या आना है. तो पहला फैक्टर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो. क्यों? बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कोविड-19, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस. भी एग्री करते हैं क्या? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कम है. भाई किस वजह से कम है भैया? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट किस वजह से कम है? पैंडेमिक की वजह से. लोग एक तो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. एक हो गया फैक्टर. चलो भैया नोट करते जाए, हमने 5 फैक्टर बताने हैं. एक तो हो गया, और इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उसने दी हुई है क्या? बिल्कुल दी हुई है. अगर कैरेट हैज फ्लीट ऑफ 12 न्यू एयरक्राफ्ट 4 एजिंग एयरक्राफ्ट, इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं है. पोर्टर The ongoing COVID-19 pandemic has had grave impact on the global aviation industry and FA operations have also taken a bad hit. इसका इफेक्ट है. ये तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में हम बोल चुके हैं. राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हाई हो जाएगा. वो कैसे? हाँ, कस्टमर थोड़ा है, एयरलाइंस तो उतने ही हैं. वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट्स वगैरह देंगे, ऑफर, यानी कंपटीशन उनका ज्यादा हो जाएगा. यस, इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट फैक्टर जो हमने पिक कर लिया वो क्या है? राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म. ये राइवलरी इंक्रीज होगी. ये राइवलरी इंक्रीज क्यों होगी? राइवलरी दुश्मनी बढ़ेगी क्यों? हाँ, क्या एक रोटी बांट के नहीं खाएंगे ये सारे? क्या छीनने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगे? रोटियां कम, खाने वाले ज्यादा. याद है? चलिए आगे चलते हैं. जी जी. राइवलरी में स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ आती है, तो स्लो ही है इंडस्ट्री. हाँ, वो लिख सकते हैं बिल्कुल कि इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो है, बल्कि स्लो की बजाय नो लिख दें, बल्कि नो की बजाय नेगेटिव लिख दें. वो तो कम हुई पड़ी है बेचारी इंडस्ट्री, वो तो पिछले सालों से भी कम. क्लियर? ये तो कितने हो गई? दो फोर्सेस हो गए. एजिंग एयरक्राफ्ट्स, 4 एजिंग एयरक्राफ्ट्स में सप्लायर्स के बारे में नहीं बता सकते. सप्लायर खरीदेगा तो सही. यहाँ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी है. नहीं, अब इसमें पहले तो देखिए इस कंपनी का सप्लायर कौन होगा? एक ही होगा जो बना के बेचते हैं, एयरबस. ठीक है ना, सप्लायर कम है.
पहले बार्गेनिंग पावर है, लेकिन अब कस्टमर भी तो कम, अब सप्लायर के लिए उसके कस्टमर कम है, तो बताइए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होगी? अब करंट हालात में कोविड-19 में बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या है? लो हो जाएगी। क्यों लो हो जाएगी? क्योंकि कस्टमर कम है। इसमें तो हर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम, क्योंकि हर कस्टमर कम। कस्टमर क्यों कम? पैसा ही कोई नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? घर में फारिग बैठे हैं, इनकम ही नहीं है। इनकम नहीं हो तो हर सप्लायर की बाइंग जो बार्गेनिंग पावर है कम हो जाती है। तो यहां पे एजिंग एयरक्राफ्ट से हमें ये समझ आई कि वो चूंकि वो बाय करेगा, एयरक्राफ्ट बाय करना चाहता है, तो करंट हालात में तो सप्लायर भी फारिग बैठा होगा, वो तो उड़ के इसका ऑर्डर पकड़ेगा, ऐसा ही है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर रिड्यूस हो जाएगी। बोले एग्री करते हैं कि नहीं? करते हैं एग्री? जस्टिफाई करवाएं कैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर रिड्यूस होगी? हाँ, कस्टमर्स कम हैं, उसके हमारी एयरलाइन के तो है ही है, लेकिन इस वक्त हम बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को जस्टिफाई करवा रहे हैं। तो चूंकि डिमांड कम हो गई है एयरक्राफ्ट्स की, इसलिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ऑफ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कम है। कौन कौन सी फोर्सेस को डिस्कस कर लिया हमने? 3। कौन किस किस को? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर सप्लायर भी लो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी लो, एग्जिस्टिंग राइवलरी हाई। तो कौन कौन सा दो रह गए? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और सप्लायर हुआ है, और सब्स्टिट्यूट। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर आपके ख्याल में क्या होगी? हाई होगी। कस्टमर कहेगा भाई पहले ही कोई नहीं उड़ने को तैयार, हम क्यों उड़े, हम क्यों उड़े? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा हो गया कि नहीं? कस्टमर की तादाद कम है तो कस्टमर ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे, ज्यादा डिस्काउंट एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। It has incurred heavy losses due to international travel restriction and there is uncertainty in local air travel business due to the strict level SOPs to be followed. Threat of new and हाँ, threat of new entry वो तो हमने पहले बता दिया। ये अल्फाज को हम threat of new entrant की एक्सप्लेनेशन में ऐड कर देंगे। In an effort to support the local aviation industry, the government has waived airport tax फॉर लोकल एयर ट्रेवल फॉर द टाइम बीइंग। वेव कर दिया, लेकिन इसका 5 फोर्सेस मॉडल में कोई है इसका इम्पैक्ट? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में आसानी है, गवर्नमेंट ने नहीं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो ही रखेंगे, लेकिन उसमें ये एक रीजन ऐड कर दें कि रिड्यूस टैक्स की वजह से किसी हद तक कंपेटिटिव हो गई है ये इंडस्ट्री। भाई देखिए इंडस्ट्री, आपका ख्याल गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री के लिए टैक्स माफ कर दे, वो इंडस्ट्री रेलेवेंट फैक्टर है कि नहीं है? तो डिस्कस होना, कहीं ना कहीं तो डिस्कस होगा, किसी फोर्स में तो डिस्कस होगा। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, अच्छा एक मिनट मेरा भाई, मेरी एक दरखास्त है, जब मैं एक फैक्टर डिस्कस कर रहा हूं ना, तो मुझे दूसरे फैक्टर पे जंप ना लगवाया करें। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें? वेव मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट में चले जाएंगे। इस इंडस्ट्री में हमें टैक्स वेवर मिल रहा है तो हम सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री में चले जाएंगे। कस्टमर स्विच नहीं कर सकता। इस इंडस्ट्री में टैक्स वेव करने से, गवर्नमेंट ने एयरलाइंस के लिए टैक्स वेव किया, कस्टमर क्यों इस वजह से स्विच करेगा? मुझे रिलेट करवा मेरा भाई। नहीं जस्टिफाई करवा, मैं गलत नहीं कह रहा, जस्टिफाई करवा दे भाई, जस्टिफाई। आपने जस्टिफाई करवाना है तो फिर उसको करने देना। हे भाई करने देना उसको जस्टिफाई, वो खुद कर लेगा। बता मेरा भाई, या सुने जस्टिफिकेशन सुने। टैक्स वेव हो रहा है तो एयरलाइन प्राइसेस रिड्यूस करेंगी। कस्टमर आए तो कस्टमर तो आ रहा है इधर,
इतना दूर का लिंक ना करें भाई, ओवर करीब तरीन का लिंक कर ले बस। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के प्लेयर्स के लिए ये आसानी हो गई। अब इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा होगा लोगों को, वो उसमें आना चाहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। हैज वेव्ड एयरपोर्ट टैक्स फॉर FA management welcomes the government support and is determined to weather a storm caused by pandemic. अच्छा, और कौन सा रह गया? हाँ, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई कैसे हो जाएगा? हाँ, लोकल ट्रैवल करना है भाई। एयर ट्रैवलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बंदा फिर क्या करेगा? लोकल ट्रैवल। जब ये एयरपोर्ट सारे बंद हो गए थे, गाड़ियां फिर भी चल रही थी, बल्कि गाड़ियों, जाहिर है अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते एक शहर से दूसरे शहर एयरक्राफ्ट के जरिए से, तो गाड़ियों के जरिए से करना है। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई हो गया, यानी हमारा कस्टमर भी सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होने का मतलब क्या? जिन्होंने फॉरेन कंट्री जाना है वो गाड़ी पे सफर नहीं करेंगे, वो पैदल ही चल पड़े। भाई हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं कि जनरल ट्रेंड ये होगा, जनरल ट्रेंड कम से कम विद इन द कंट्री के लोग एयरक्राफ्ट के जरिए ट्रैवलिंग की बजाय गाड़ियों के ऊपर ट्रैफिक पे ज्यादा शिफ्ट करेंगे। एग्री करते हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए 5 फैक्टर्स है, 5 फोर्सेस। समराइज करवाएं इस क्वेश्चन को। 5 फैक्टर्स है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के। पहला फैक्टर कौन सा था? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। इस क्वेश्चन के हिसाब से बताएं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है? वही इसकी वजह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है। क्यों लो है? हाई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से डिमांड कम हो गई है। लेकिन एक छोटा सा फैक्टर प्लस का था, क्या वो भी डिस्कस कर देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल डिस्कस कर देना चाहिए। ठीक है कि टैक्स वेव किया है जिसकी वजह से किसी हद तक इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट इसका नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से डिमांड कम हो गई। दूसरा फोर्स कौन सी है? राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म्स। वो क्या हुई? हाई के लो हाई। क्यों हाई हुई? कस्टमर्स कम है। इन कस्टमर्स को वो कैप्चर करने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे। तीसरी फोर्स कौन सी? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई, क्योंकि कस्टमर चंद है। बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स लो। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कम हो रही है, डिमांड कम होगी एयरक्राफ्ट्स की। और फिफ्थ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट वो हाई हो गया। क्यों? लोग एयरक्राफ्ट की बजाय जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस केस स्टडी का आंसर करते हुए मुझे ये बताइए, उनके क्वेश्चन को बेस बना के पूछ रहा हूं। हमने इस एयरलाइन इंडस्ट्री का जनरल एनालिसिस करना है कि गिवन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। जब उसने हमें इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक दी हुई है ना, तो हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के वाले से एनालिसिस करना है, जनरल एनालिसिस नहीं करना कि अमूमी तौर पे क्या होता है इस इंडस्ट्री में। ये जनरल एनालिसिस तब करते जब उसने हमें सिर्फ 2 लाइनों में निपटा दिया होता कि एयरलाइन इंडस्ट्री है, अब इसका पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एनालिसिस करें, तब हम जनरल एनालिसिस करते हैं। जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे देता है तो हमने क्या करना है? किसी भी एनालिसिस में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। भाई अब आप बताइए कि नहीं बताइए? भाई 2 तरह के क्वेश्चन आए क्या आपकी बुक में? एक वो जिसमें जब वो किसी इंडस्ट्री या कंपनी का एनालिसिस करवाता है, डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। एक वो जिसमें 2-3 लाइंस में इंफॉर्मेशन देके निपटा देता है। जब 2-3 लाइन में इंफॉर्मेशन देता है, हमने क्या करना है? अपनी जजमेंट की बेस पे, अपने बिजनेस नॉलेज की बेस के ऊपर एनालिसिस करना उसका, जो कि 0 है हमारा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था स्टॉक एक्सचेंज में जाके या गूगल पे जाके, जीपीटी पे जाके उस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लिया करे। किसी ने नहीं किया होगा, आप पूरा कॉन्फिडेंट हुआ। कितने स्टूडेंट्स ने किया? 2 3 4, शाबाश। ठीक है, और अगर डिटेल इंफॉर्मेशन दे फिर हमारे लिए निस्बतन आसान है। बड़ा सवाल हमारे लिए आसान है। क्यों बोला? इंफॉर्मेशन उसने खुद, फैक्टर्स खुद दिए हुए, हमने उन्हीं को एनालाइज करना है। फर्क समझ आया दोनों तरह के सवालों में? लेकिन आई क्या मुझे बताइए, एमएफए के पेपर में कौन से सवाल दे रहा है?
केस स्टडी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको मैं वो क्यों कह रहा हूँ कि जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो 2-3 लाइन वाला क्वेश्चन भी, क्यों, क्योंकि बुक में आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन मौजूद है, मे भी वो दे दिए नहीं है उसने अभी तक कैफ लेवल पे। एमएफए का पेपर जब से आया है 2.5 साल हो गए, दिए नहीं है, लेकिन दे सकता है, बुक में मौजूद है, इसलिए एहतियातन आपने उनके लिए भी तैयार होना है। पार्ट सी, बेस्ड ऑन योर आंसर इन ए एंड बी अबव प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू एफए विद सपोर्टिंग रीजन। रिकमेंडेशन दीजिए, क्या उसने किसी खास थ्योरी के हवाले से पूछा, रिकमेंडेशन दीजिए ओवरऑल, तो खुश हो जाएं, फिर अपनी मर्जी से जो रिकमेंडेशन देना चाहते हैं दे दें। क्या करे, लोकल लेवल, हाँ लोकल जो नेशनल मार्केट पे ज्यादा फोकस करे। उन्होंने कहा सर ये अच्छा ये जो फोरेजिंग एयरक्राफ्ट है इनके बारे में क्या सजेशन देते हैं, डिस्पोज कर दे, और क्या करे, नए बाय ना करे, अभी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, देखिए जो बड़ा जहाज है ना ये उड़ेगा तो ये, हाँ ये पेट्रोल ज्यादा खाएगा, 1600 सीसी गाड़ी 1300 सीसी ज्यादा पेट्रोल खाती है, तो ये 16,000 सीसी का होगा, पता नहीं कितने का होता है। इस जहाज को बेच के 660 सीसी के 2 जहाज ले ले भाई, ये बेहतर है कि नहीं, क्योंकि डिमांड कम है, जाहिर है वो उतनी बुकिंग नहीं हो सकेगी, उतनी बुकिंग नहीं, और अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए स्मॉल एयरक्राफ्ट की तरफ मूव कर सकता है। बताइए इस सजेशन है कि नहीं, और क्या करे, सेफ्टी में ये इसको बढ़ा दे, शाबाश, और डिस्काउंट ज्यादा दे दे, शाबाश, और एसओपी में सेफ्टी मेजर के साथ दे दे भाई, ऐसे डुप्लीकेट ना करे, सेफ्टी मेजर से मुराद एसओपी है, और क्या है, और बताइए क्या करे, एयरलाइन इंडस्ट्री खतरे में है, आपने सजेशन ना दी कंपनी डूब जाएगी, बेच दे, फिर कहते हैं पेपर मुश्किल है। एडवर्टाइज ज्यादा, किस चीज को एडवर्टाइज ज्यादा करे, नहीं मुझे नहीं अपील नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइज ज्यादा करे नहीं, उनका जो स्ट्रेंथ और एसओपीज वाला था, हेल्थ के ऊपर फोकस करना वो अच्छा पॉइंट था। एडवांस बुकिंग पर, हाँ वो बुक फ्रॉम होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम, बुक फ्रॉम होम, बुकिंग करवाना आसान कर दें, बिल्कुल, और रिफंड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, हाँ कंफर्टेबल सीट्स के ऊपर फोकस कराएं, बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर जोर दें, और वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला किधर लिखा हुआ है, हाँ स्पेशियस पैसेंजर सीट्स है, क्या यार, अच्छा भला हमारे पायलट का खर्चा कम करें, पायलट के बगैर ऑटो पायलट मोड। एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं हो सकती, एडवर्टाइजमेंट किस चीज की करेंगे, उन्होंने मुझे ये जवाब नहीं दिया। हाँ सेफ्टी की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन सेफ्टी का पॉइंट हम अलग से बना चुके हैं। चलिए ठीक है, नहीं काफी सेशन हो गई, सेशन को समराइज करते हैं। सेशन हुआ, एक सेफ्टी मेजर्स को फोकस करेंगे, नंबर 2 अपने एयरक्राफ्ट जो हैं उनको ओवरऑल करवाएंगे या रिप्लेस करेंगे न्यू के साथ, और कोशिश करेंगे न्यू वाले जो हैं वो स्मॉल एयरक्राफ्ट हों ताकि उनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सेफ्टी मेजर के ऊपर फोकस करना है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस करना है, और लोकल रूट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इंटरनेशनल अब रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरनेशनल डिमांड का, एक तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और दूसरा बहुत से कम इंटरनेशनल रूट्स अवेलेबल होंगे, तो लोकल रूट्स के ऊपर ज़्यादा अवेलेबल। फिर उसके बाद जो टूरिस्ट होते हैं उनको खास तौर पे अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो लोकल होटल इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन की जा सकती है, एयरलाइन के, कि वो जिन सिटीज़ में एयरलाइन की डेस्टिनेशन अवेलेबल है, डेस्टिनेशन रूट्स अवेलेबल है, वहाँ के लोकल होटल इंडस्ट्री के साथ, और कस्टमर को पैकेज डील दी जा सकती है ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों इस तरफ। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, बिल्कुल ठीक, ये क्लियर जी। अच्छा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करना है, स्वॉट एनालिसिस।
जहाज पे 8 से 4 ये इजी था। कितने स्टूडेंट का ख्याल है इसको डिस्कस करना चाहिए? कल कर लें, चलें इसको कल कर लेते हैं, आज नया टॉपिक करते हैं, ठीक है। हाँ, जनरल रिकमेंडेशन में उसने स्पेसिफिकली नहीं पूछा कि किसी खास थ्योरी के वाले से रिकमेंडेशन दो। जैसे आपको याद है वैल्यू चेन एनालिसिस की थ्योरी, इसमें खास तौर पे कहता था मुझे बताओ उस वैल्यू चेन एनालिसिस के मुताबिक ही कि प्राइमरी एक्टिविटीज में वैल्यूज कैसे ऐड की जा सकती है। तो उसमें जो हमने सजेशन दी थी ना, वो वैल्यू चेन को ही सामने रखते हुए सजेशन दी थी। याद है क्वेश्चन किया था हमने, यहाँ पे उसने जनरल सजेशन मांगी है। तो हम कोई सी भी सजेशन जो हमें लगे कि इस एयरलाइन इंडस्ट्री के बिजनेस को इंप्रूव कर सकती है, इसकी कॉस्ट को कम कर सकती है, वो हम सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट में देखिए उसने स्पेसिफाई नहीं किया, थ्योरी स्पेसिफिक नहीं किया इसको। तो आपने मैनेजरियल के पोर्शन में खास तौर पे क्वेश्चन को रीड करते हुए देखना है कि क्या ये किसी थ्योरी से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। कैफ लेवल पे वो जितने क्वेश्चन बना रहा है, वो रिक्वायरमेंट में जब उसने किसी थ्योरी से रिलेट करवाना होता है ना, तो वो रिक्वायरमेंट के अंदर बता देता है। आपने खुद देखा कभी पोर्टर 5 फोर्सन मॉडल वैल्यू चेन, किसी एक क्वेश्चन में भी ऐसा अभी तक आपको नहीं मिला होगा जिसमें उसने थ्योरी मेंशन ना की हो। जब वो थ्योरी स्पेसिफिक पूछता है, वो थ्योरी मेंशन ना की हो। लेकिन सीफैब लेवल पे समटाइम वो ऐसे करता है, बल्कि एमएसए लेवल पे ज्यादा करता है। सीफैब लेवल पे कभी कभार करता है, कैफ लेवल पे बिल्कुल नहीं करता। क्या कि वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा इंडस्ट्री के बारे में और कहेगा बताइए इसका एनालिसिस कीजिए। सॉल्यूशन में फिर कहेगा भाई इंडस्ट्री बोला था, तो इंडस्ट्री के बारे में थ्योरी कौन सी यूज होती है? पोर्टर 5 तो वही करनी थी। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री के बारे में जब इंफॉर्मेशन देगा तो वो आपको रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन भी कर देता है कि पोर्टर 5 ना भी करे तो क्या आपको पता नहीं है? चलिए बहरहाल नेक्स्ट है चैप्टर 9, एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिक्स क्या है? क्या बिजनेस में एथिक्स होने चाहिए? पहले तो हम इसके ऊपर, क्या हमारे एमएफ में चैप्टर होना चाहिए? नहीं, नहीं होना। क्या बिजनेस में एथिक्स होने चाहिए? बिजनेस में एथिक्स कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एथिक्स होने चाहिए? कितने का ख्याल है नहीं होने चाहिए? अच्छा, एथिक्स क्यों होने चाहिए? आपने बोला एथिक्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? अच्छी रेपुटेशन बढ़ती है बिजनेस की, क्यों होने चाहिए? बिहेवियर अच्छा हो, कस्टमर ज्यादा, क्या कस्टमर एथिकल कंपनीज की तरफ ज्यादा माइल हो? अच्छा, और ये जो भाई कह रहे हैं एथिक्स नहीं होने चाहिए, क्या आर्गुमेंट है? कोई आर्गुमेंट दीजिए, कोई आर्गुमेंट तो होगा। एमएफए में नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस में होना चाहिए क्या? नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहे कि बिजनेस में एथिक्स नहीं होने चाहिए? जरूरी नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं होने चाहिए एथिक्स में। एथिक्स बिजनेस है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, जैसे मर्जी कमाओ प्रॉफिट। क्या मतलब? एथिक्स से बिला वजह कॉस्ट बढ़ेगी, टेंशन होगी, जैसे मर्जी बिजनेस करें। हराम हला भाई, ये तो इस्लामियात पढ़ेंगे जब। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं, ये ना समझ लीजिए मेरी ये सोच है आर्गुमेंट का, क्योंकि आप में से कोई भी इस बात के ऊपर आर्गुमेंट नहीं कर रहा कि एथिक्स होने चाहिए या नहीं। सारे ही कह रहे हैं कि होने चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं आप मुझे आर्गुमेंट दीजिए क्यों होने चाहिए या क्यों नहीं। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड, चले ठीक है, एथिक्स से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड, हाँ ये ठीक है, ये मुझे कुछ फायदा नजर आ रहा है, इमेज में बिल्कुल ठीक है। चलिए, शाबाश, ये अच्छी रीजन के कंपनी का सीनियर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा तो फिर जो उसके जूनियर्स आपको पता है लीडर्स को फॉलो करते हैं, वो भी अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व। चलिए ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स उसने हमें स्टार्ट में दी हैं, वो एग्जांपल्स हम सबसे पहले व्हाट आर बिजनेस एथिक्स क्या है? कहता है बिजनेस एथिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, एंड इन द वर्क प्लेस एंड डूइंग व्हाट इज राइट। कहता है बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स पढ़ा रहे हैं हमें, सोशल एथिक्स नहीं, रिलीजियस एथिक्स नहीं, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है? कह रहे हैं वर्क प्लेस पे आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत, और आपने सही को चूज करना है, ये है बिजनेस एथिक्स। सिंपल डेफिनेशन उसने बता दी कि एथिक्स क्या है, पता हो क्या सही है क्या गलत है और क्या करना है,
सही करना है वर्क प्लेस पे। वैसे तो इंसान को जिंदगी के हर शोबे में ही, हम मुसलमान हैं, जिंदगी के हर शोबे में ही हम एथिक्स के साथ काम करते हैं, ऐसा है। हाँ जी, कभी हम झूठ नहीं बोलते, कभी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, सड़क पे जाते हुए दूसरे लोगों को रास्ता दे देते हैं, किसी को हमारी जरूरत हो तो हम मदद करते हैं। हम तो मुसलमान हैं, हम तो हाँ रोज ये काम करते हैं। हाँ। तो कह रहा है बिजनेस में भी इसी तरीके से काम, एथिक्स मतलब क्या, क्या सही क्या गलत और सही काम करना है। एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन कहता है ये बहुत आसान है, जब सिलेक्शन करनी हो ना सही और गलत में, तो ये सिलेक्शन बहुत आसान है। जब लेकिन बहुत से सही हो उनमें से एक सिलेक्शन करनी हो, या बहुत से गलत हो उनमें से सिलेक्शन करनी हो, फिर मुश्किल होती है। कहता है ये कहना जितना आसान है ना कि हमें एथिकली स्ट्रांग होना चाहिए, एथिक्स के साथ बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस प्लेस पे इसको फॉलो करना समटाइम्स उतना ही ज्यादा मुश्किल भी होता है। आगे कुछ हमें एग्जांपल्स दे रहा है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि वाकई एथिक्स को फॉलो करना सम टाइम मुश्किल होता है और हमें सिखाने की ज़रूरत है। हमारे बड़ों को जो ये कि इस प्रोफेशन में मौजूद हैं उन्हें हमें सिखाने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा है, पहली एग्जाम्पल कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन काजिंग एथिकल इश्यूज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले, शुड अकाउंटेंट कंसील फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक द कंपनी लुक प्रॉफिटेबल। क्या अकाउंटेंट्स को एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करके अपने रेवेन्यू को, प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी दिखें? क्यों, इसमें सबका फायदा है। क्यों नहीं सबका फायदा? मैनेजमेंट का फायदा बोनस मिलेगा, शेयर होल्डर्स का फायदा प्रॉफिट है, गवर्नमेंट का फायदा ज्यादा टैक्स मिलेगा। अच्छा बताइए, रिश्वत लेनी चाहिए बिजनेस प्लेस पे? नहीं तो सही नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अंडर दैट, अच्छा भाई रिश्वत लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। चले आगे चलते हैं। Should a doctor donate organs of a deceased person without his prior consent for the benefit of other patient? क्या एक मर गया है, अब उसको क्या भाई जो मर्जी हो, क्या उसके ऑर्गन को निकाल के किसी बीमार इंसान को नहीं लगा देने चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके? कितने स्टूडेंट का ख्याल है डॉक्टर को ये करना चाहिए और कितनों का ख्याल है नहीं, ये एथिकली रॉन्ग है। अच्छा एक चीज और मेरे जहन में आ गई, मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात लीगल रिक्वायरमेंट्स और चीज हैं, एथिक्स और हैं। सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि आगे थ्योरी आएगी ना उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, बाज़ औक़ात ऐसा होगा, इस असूल को जो बता रहा हूँ ध्यान में रखना है। लीगली कोई चीज हो सकता है अलाउड हो, एथिकली हो सकता है वो चीज गलत हो, ये जहन में रखिएगा। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा। हाँ जैसे उन्होंने कहा सिगरेट की एग्जांपल दी, या जैसे है कि डॉक्टर जो है वो कहते हैं जी हमें एडवांस फीस जमा करवाए फिर पेशेंट को हम पकड़ेंगे चाहे पेशेंट तड़पता रहे। लीगली अलाउड है, एथिकली सही नहीं है। तो लीगल एस्पेक्ट डिफरेंट है, एथिकल एस्पेक्ट डिफरेंट है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा अगला डिसीजन देखते हैं क्या। तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट का कहना है कि नहीं डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर इजाजत हो उस डिसीज पर्सन की फिर ऑर्गन्स को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, वरना नहीं करना चाहिए। डज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग सिगरेट्स काउंट एज एन एथिकल बिजनेस? आपके ख्याल में क्या ये ठीक है? आपको अगर किसी ऐसी कंपनी में CFO CEO की पोस्ट ऑफर हो जो कि सिगार मैन्युफैक्चर करती है, कितने स्टूडेंट एक्सेप्ट करेंगे बताइए, और कितने रिफ्यूज कर देंगे इस वजह से कि ये अनहेल्दी? बट ठीक। शुड मीडिया कंपनीज एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ? भगवान सेहत के लिए हानिकारक। अच्छा, should liars continue to defend the suspects after knowing that he is guilty of the crime? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि अगर लॉयर को पता चल भी जाए कि उसका जो क्लाइंट क्रिमिनल है उसे फिर भी उसे डिफेंड करना चाहिए? बताइए। और कितने नहीं करते हैं वो अलग बात है,
मैं पूछे करना चाहिए कि नहीं, बस। इस सारी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जैसे ये कुछ बिजनेसेस की एग्जांपल सामने आई, इन ये भी सारे प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर्स, ये प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट्स, इनको अपने प्रोफेशन में सम टाइम ऐसे इश्यूज को फेस करना पड़ता है जो कि एथिकली बाजुकात करेक्ट नहीं होते, तो इन्हें डिसीजन करना होता है। इस चैप्टर का मकसद यही है। इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा वो यही कि एक बिजनेस के अंदर आपको डिफरेंट सिचुएशंस देगा और कहेगा बताए उसमें कहीं ना कहीं कोई अनएथिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी और आपसे पूछेगा बताइए आप इस सिचुएशन में क्या डिसीजन करेंगे। देखिए प्रैक्टिस में जो भी एथिक्स होते हैं ना, एथिक्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते नहीं, बुक तक नहीं है, कुछ लोग एथिक्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो भी करते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते। तो एथिक्स, इसकी एक रीजन ये भी होती है, एथिक्स पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। मेरे लिए हो सकता है एक चीज एथिकल हो, आपके लिए अनएथिकल हो, वाइस वर्सा। तो पर्सनल लाइफ में आप जो मर्जी डिसीजन करें उससे मेरा लेना देना नहीं है, वो आप जाने और आपके माल। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपने हमेशा जो डिसीजन करना है वो क्या करना है, एथिकल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए एमएफए का पेपर बहुत मुश्किल, आपकी तैयारी नहीं कर सके किसी वजह से, 2-3 चैप्टर आपको मुश्किल लगे, उसकी तैयारी नहीं की, और आपका दोस्त एक रात पहले आपसे कहता है मेरे पास, फर्ज किया है, होता नहीं है ऐसे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा है, जैसे एमएफए का सीए का पेपर छोड़े बीए की तैयारी कर रहे हैं आप, आपके दोस्त ने आपको कहा छोड़ क्या तैयारी कर रहा है, मेरे पास पेपर आ गया व्हाट्सएप करूं, कितने स्टूडेंट्स जवाब करेंगे यस, कितने करेंगे नो? आपको एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने को बोला ही नहीं मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि आप वोट दीजिए, क्या करेंगे। तो एग्जाम में आपने हमेशा नो ही कहना है, एग्जाम में हमेशा नो ही कहना है। वाई एथिक्स आर नेसेसरी इन बिजनेस, स्टार्ट में आपसे पूछा एथिक्स क्यों जरूरी है। देखिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बेसिक है लेकिन ये सीखना है, ठीक है। तो एथिक्स क्यों जरूरी है, एम्प्लॉय कमिटमेंट कहता है जब एथिकल, जो कंपनी एथिक्स पे चल रही होगी ना, एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि उनके साथ अनफेयर डीलिंग नहीं होगी, ठीक है। इस एनवायरनमेंट में अपने आप को वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एम्प्लॉयज फील मोर कमिटेड एंड ट्रस्टवर्दी टुवर्ड्स कंपनी फॉलोइंग एथिक्स। एम्प्लॉयज इन अनएथिकल कंपनीज आर मोस्ट लाइकली टू ब्रेक द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यही भाई ने बात की कि अगर सीनियर या सीएफओ जो है वो अनएथिकल एक्टिविटीज में एंगेज होगा तो जो जूनियर स्टाफ है वो भी अनएथिकल एक्टिविटीज में ही एंगेज होगा। ये करना कॉपी करके देखते हैं, फॉलो करते हैं वो कि अगर हमारे सीनियर ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो रिश्वत ले सकता है, मैं क्यों नहीं रिश्वत ले सकता। वो जल्दी जा सकता है, मैं क्यों नहीं। वो घर बैठ के सैलरी ले सकता है, मैं क्यों नहीं। अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर एथिकल बिहेवियर कंपनी में स्ट्रांग होगा, इन्वेस्टर भी ऐसी कंपनी। अच्छा याद रखिए एक चीज उसने नहीं बताई, एथिक्स के फायदे बता रहा है लेकिन नुकसान नहीं बता रहा। एक नुकसान भी है इसका बड़ा, क्या, एथिक्स से आपकी शॉर्ट टर्म कॉस्ट बढ़ती है, शॉर्ट टर्म लॉस होता है एथिक्स को फॉलो करने से। लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म रेपुटेशन आपकी बढ़ती है, ठीक है। अगर तो आपने शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डिसीजन करना है ना, अनएथिकल डिसीजंस आपको फेवर करेंगे। अगर आपका इरादा है कि साल 6 महीने बस काम करने से ज्यादा नहीं करना, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म या कैरियर मूव के तौर पे किसी प्रोजेक्ट को, किसी फील्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए ऐसे डिसीजन जो शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में फेवर करेंगे। उसने 2-3 एग्जांपल हमारी बुक में दी हैं, पास पेपर में दी हैं, कि एक एम्प्लॉय को उसके सीनियर ने बोला कि आप ये गलत काम कर दो। अब अगर वो रिफ्यूज, अगर तो वो एक्सेप्ट करता है उसको प्रमोशन भी मिलेगी, उसको रिश्वत का हिस्सा भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो एथिकली गलत है। और अगर वो इसको रिफ्यूज करता है तो एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट और उसका थ्रेट ऑफ रिमूवल भी है। तो यहां पे क्या करना चाहिए, तो उसने कमेंट्री में ही बोला हुआ है कि शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल गेन है लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे बनने के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाता है कि कौन किधर है कौन किधर है। वकीलों को एक दूसरे का पता नहीं होगा कौन सा वकील किस तरह के केस रहता है, कौन सा किस तरह के नहीं, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री, डॉक्टरों को एक दूसरे का पता नहीं होगा कि कौन सा डॉक्टर जो है वो उसकी रेपुटेशन क्या है, प्रैक्टिस किस तरह की है वगैरह। तो उसी तरह पता चल जाए तो उसकी रेपुटेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन लॉन्ग रन नेगेटिव जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव डिसीजन करेगा तो उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी, उससे दूसरी जगह कंपनी में प्लेसमेंट में आसानी होगी।
और जब एक दफा पता चल जाए ना कि ये बंदा रिश्वत नहीं लेता या गलत काम नहीं करता, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर कहना भी छोड़ देते हैं, उन्हें पता होता है इससे बात नहीं माननी। ठीक है, तो बहरहाल फिर इसके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। किस स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर प्रमोट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड मिनिमाइज रिस्क, उनको पता होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं की उसने, लॉन्ग टर्म की बात की। शॉर्ट टर्म तो जाहिर है कंपनी डूबेगी, उसकी शेयर प्राइस भी जाएगी। ठीक है, जैसे छोटा सा एक डिसीजन, सुबह मैं केस पढ़ा था, एक कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी एक प्रोडक्ट थी, उसको इस्तेमाल करके वो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम थी, कोई जर्म्स लग गए थे उस प्रोडक्ट में, जो कि पैकिंग में वो समझ लीजिए उसके साथ ही जो है मार्केट में चले गए। अब कुछ 7 लोगों की डेथ हो गई उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। अब जब ये खबर फैली, एक ऑप्शन कंपनी के पास ये थी कि वो ये कह देते कि इत्फाकिया डेथ है, या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, लेकिन कंपनी ने फौरी तौर पे इसको एक्सेप्ट किया कि लगता है हमारे इस बैच में कोई प्रॉब्लम है, सारे का सारा बैच मार्केट से वापस मंगवाया, शेयर प्राइस डाउन चली गई। लेकिन फिर इसके बाद ना सिर्फ ये कि उन्होंने जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनके साथ रेगुलेशन इन्वेस्टिगेशन उसके साथ कोऑपरेट किया, जनरल पब्लिक के साथ उन्होंने जनरल पब्लिक को कहा कि आप आए तो हमारा जो भी उनका सिस्टम होता है उसको विजिट कर सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात कुछ जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वो भी ये ऑफर करते हैं कि आप आए हमारे किचन को देखिए कि हम उसमें सेफ्टी और हेल्थ जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं। इससे पब्लिक परसेप्शन इंक्रीज होता है। 1 साल के अंदर अंदर वो बताता है, इस तरह की कुछ और पॉलिसीज भी थी, 1 साल के अंदर अंदर कंपनी के शेयर प्राइस ओरिजिनल से भी ज्यादा हो गई। हालांकि ये डेथ होना इतना बड़ा इवेंट है, इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि कंपनीज बंद हो जाती हैं, बल्कि कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी लगते हैं। लेकिन उसका एटीट्यूड, क्राइसिस में उस कंपनी का एटीट्यूड था, एथिकल बिहेवियर था, जिसकी वजह हालांकि शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ का बायस बना। फिर इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन एथिकली साउंड कंपनी, इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट ऑफ कस्टमर इन कंपनी, एथिकल स्टैंडर्ड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर को पता होगा कि ये एक जो है वो एथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ये कभी भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को अपनी प्रोडक्ट्स में यूज नहीं करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, और अगर कभी इस तरह की चीज सामने आ भी जाती है फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स, अनएथिकल डिसीजन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस, उसने खुद अनएथिकल, लीगल इश्यूज एंड डैमेज टू द कंपनीज रेपुटेशन। ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है। असल में एथिकल इश्यूज का इंपैक्ट और अनएथिकल इश्यूज का इंपैक्ट शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में डिफरेंट होता है। एथिकल डिसीजन शॉर्ट टर्म में नुकसान का बायस होते हैं, लॉन्ग टर्म में फायदे का, जबकि अनएथिकल डिसीजन शॉर्ट टर्म में फायदे का बायस होते हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसान का। क्योंकि जो भी प्रैक्टिसेस होती है ना अनएथिकल या गलत किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अल्टीमेटली कभी ना कभी वो सामने आ जाती हैं। अब ये सारी इंपॉर्टेंस बताने के बाद एंड में आखिरी चीज जो वो आपको आज के लेक्चर में बता रहा है, कहता है जब हमें, ये तो आपको पता ही है, रियल लाइफ में भी, रूटीन लाइफ में भी हमें बहुत से ऐसे डिसीजन करने पड़ते हैं जिनका ताल्लुक एथिक्स से होता है। कि मैंने हाइब्रिड क्लास में एडमिशन लिया है, क्या मैं फिजिक्स क्लास में आ जाऊँ कि ना आ जाऊँ? ठीक है, मैंने फीस पे नहीं की, ठीक है, चेक लगा हुआ है, मैं थोड़ी देर कैफेटेरिया का चक्कर लगा के जब चेक खत्म हो जाएगा उसके बाद क्लास में आके बैठ जाऊं, या मैं भी फीस पे करूं। मैंने घर वालों को रिजल्ट आया है, सही सही बताऊं, यहाँ के 2 पेपर पास बता दूं, कैफ में 2 पेपर 2 पेपर नहीं आ गया। ठीक है, ये फीस कॉलेज की 25,000 है, घर वालों से 30 मंगवाऊं के 35 मंगवाऊं, ये सारे कहता है। इसी तरह आपको वर्क एनवायरनमेंट में भी इस तरह के डिसीजंस को फेस करना पड़ेगा, सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। किसी भी एथिकल इशू को सॉल्व करने के लिए 3 अप्रोचेस हैं। देखें, एक तो सबसे आसान अप्रोच है ना, जो उसने नहीं लिखी, क्या कभी भी एथिकल इशू हो ना, अपने ज़मीर से पूछ ले। अंदर अगर ज़मीर हुसैन जिंदा है, वो आपको बाआवाज़ बुलंद बता देगा भाई ये काम गलत है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाहिर है हमने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुननी। एग्जाम में हमने जो उसने थेरीज हमें सिखाई हैं उनके मुताबिक ही फैसला करना है। इन थेरी का एग्जाम में फ़ायदा ये होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली हमें डिसीजन की तरफ लेके जाती है। हालांकि सही एथिकली सही डिसीजन पे पहुंचना, जब आपके सामने सिचुएशन आ जाए ना,
अब इसमें और रियल लाइफ सिचुएशन में क्या फर्क है? रियल लाइफ सिचुएशन में जब हमें सारे फैक्ट्स का पता चल जाता है, उसके बाद 1 सेकंड के अंदर हमें अंदर से आवाज आ जाती है ये डिसीजन ये सही है और ये गलत है। क्या सही क्या गलत हमें फौरी तौर पे पता चल। इतना को हमने इस दुनिया में टाइम गुजार लिया है कि यहाँ पे सही क्या है गलत क्या है, क्या चीज सोशली लोग एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें पता चल गया। लेकिन एग्जाम में हमने 1 वर्ड आंसर यस नो नहीं देना। एग्जाम में हमें जो थ्योरीज सिखाएगा सिस्टमेटिकली वैसे चलना है, वरना हर केस स्टडी का एथिक्स की हर केस स्टडी का अल्टीमेट सॉल्यूशन एक लफ्ज ही है, या यस या नो। यहां पे केस स्टडी खत्म। लेकिन हमने ऐसे सॉल्व नहीं करना जैसे हमें थ्योरी सिखाएगा ना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अमेरिकन एसोसिएशन मॉडल है, इसमें 7 स्टेप्स हैं, हमने 7 स्टेप्स को ही फॉलो करना है। 7 स्टेप पूरे, चाहे डिसीजन आपको पहला स्टेप शुरू करने से पहले पता चल जाए क्या है, लेकिन उसके बावजूद आपने स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप, उसने नंबर रखे होंगे हर स्टेप के। टकर का ये जो है 5 क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने 5 क्वेश्चंस का आंसर करके फिर डिसीजन के ऊपर पहुंचना है, डायरेक्ट नहीं पहुंचना। तो 3 वर्ड। हाँ, एक ICAP का कोड ऑफ एथिक्स भी है, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो ऑलरेडी अकाउंटिंग में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ है। वैसे आपने R1 में पढ़ा था, R2 में पढ़ा है, टैक्स में भी पढ़ा था, तो बस पढ़ लिया ना। इकोनॉमिक्स में भी था, I2B में भी था, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये इस तरह का कोई नाम। ऑडिट तो अगला सजा, वो तो अक्सर सुनने नहीं पढ़ा होगा ना, बट ठीक है। इसीलिए उसने कहा यहाँ आपको नहीं पढ़ा रहा, पहले ही 4-5 सब्जेक्ट्स में पढ़ा दिया, बहुत है, यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा। लेकिन वो 2 थ्योरी जो अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल है और टकर्स मॉडल है, ये पढ़ा रहा है। क्यों? ये पहले नहीं पढ़े। क्लियर? तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने एथिक्स के बारे में क्या स्टडी किया? हमने ये देखा कि हर प्रोफेशनल को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एथिकल इश्यूज को फेस करना पड़ता है। 4-5 क्वेश्चन से हमने ये चीज सीखी। फिर हमने सीखा कि एथिक्स की इंपॉर्टेंस बिजनेस के अंदर क्या है, हमें पता चला एम्प्लॉयज के लिए भी अहम है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अहम है। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया कि एथिकल इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 अप्रोचेस हैं, जिनमें से एक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है कैफ 6 के, और जो 2 अभी सीखनी है वो सिलेबस में है। जो ऑलरेडी सीख चुके हैं वो कौन सी है? ICAP कोड है। और जो अब हमने अब सीखनी है इस सब्जेक्ट में, अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल और टकर्स मॉडल, AAA मॉडल। शाबाश, क्लियर जी? यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।